जय हनुमान दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 के जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस में अपने लोगों ने 50-50 करके 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस है अपने लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और इस तरह से जो 150 क्वेश्चंस जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो सारे कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है। तो पहला जो पॉइंट दे रखा है या पहला ऑप्शन दे रखा है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। दूसरा पॉइंट दे रखा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी। तो पहला जो पॉइंट है वो ठीक है कि जो ब्रेन है वो हार्ट बीट की रेगुलेशन में उत्तरदायी है या फिर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हार्ट बीट का जो रेगुलेशन को जो रेगुलेट करता है, नियंत्रण में रखता है, वो कौन रखता है? ब्रेन। दूसरा पॉइंट है कि ये बॉडी को बैलेंस रखता है, ब्रेन जो है बॉडी को बैलेंस रखता है, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा और तीसरा पार्ट होता है सेरेबेलम। अब यहाँ पर जो सेरेब्रम है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और मेडुला ऑब्लंगेटा जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं वो इसके द्वारा की जाती हैं। इनवॉलंटरी अगर एक्टिविटीज की बात करें तो जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता वो ऑटोमेटिकली होती हैं, जैसे कि जो आपका हार्ट है वो बीट करता है और जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन का काम जो करती है। ठीक है, इस तरह से जो इनवॉलंटरी एक्टिविटी का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। और जो सेरेबेलम है वो मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है, उसको नियंत्रण कर, मसल्स के कोऑर्डिनेशन में क्या करता है? हेल्प करता है और हमारी बॉडी को भी बैलेंस रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, जिस तरह से हम जब बैठते हैं तो हमारा पोस्चर कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, इसको कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर ये जो पेयर्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 बिल्कुल ठीक है। इंटर स्टेट जो काउंसिल है वो आर्टिकल 263 के अंडर में है और जो फाइनेंस कमीशन है उसके लिए आर्टिकल 280, ये भी ठीक है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल 280 में आता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये गलत दे रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो कि सेटअप किया गया था वो 323 आर्टिकल के द्वारा किया गया था, ना कि 223। ऑलराइट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस कौन से आर्टिकल के द्वारा सेटअप किया गया था? 323। और नेक्स्ट दे रखा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए ट्री। तो इनमें से कौन सी सब्सटेंस है वो ट्री के द्वारा ऑब्टेन की जाती है, ट्री के द्वारा ट्री से प्राप्त की जाती है? तो एस्पीडेट। तो एस्पीडेट को हम ट्री से प्राप्त करते हैं, एस्पीडेट जिसको हम हिंदी में हींग बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A एंड द अदर एज रीजन A। तो दो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक assertion दे रखा है, दूसरा रीजन दे रखा है। हमें बताना है क्या दोनों सही है और जो आर है क्या एक ही सही एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो दे रखा है कि इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज, बिल्कुल ठीक है। इनवर्ट शुगर है वो सुक्रोज से ज्यादा मीठी होती है। दूसरा जो रीजन दे रखा है, इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये भी ठीक है कि इनवर्ट शुगर को और सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो रीजन है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए जो इनवर्ट शुगर है वो कैसे प्राप्त करते हैं? इनवर्ट शुगर जो सुक्रोज है उसको स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोलिसिस के द्वारा, तो उसको स्प्लिट किया जाता है तो सुक्रोज 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है, एक होता है फ्रक्टोज और दूसरा होता है ग्लूकोज। तो जो फ्रक्टोज होता है बहुत मीठा होता है। अब ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज जब मिक्स कर दिया जाता है तो इस तरह से इनवर्ट शुगर बनती है। तो इनवर्ट शुगर होती है 13 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनवर्ट शुगर इज 13 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो आर है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑलराइट, और दोनों ये ऑप्शन है वो ठीक दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग चेयरपर्सन्स ऑफ द नेशनल वुमेन कमीशन, सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई उसे हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको क्या करना है? सेट करना है। मतलब पहले किसकी अपॉइंटमेंट हुई, फिर किसकी, फिर किसकी। थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया है। ऑलराइट,
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आएगा जयंती पटनायक जिनका जो चेयरपर्सन नहीं 1992 से 1995 तक। उसके बाद आएगा डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी जो कि 2002 से 2005 तक। उसके बाद डॉक्टर गिरिजा व्यास 2005 से 2008 तक। इसके बाद ममता शर्मा जो कि 2011 से 2014 तक ये नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट्स। तो यहाँ पर हमें जो करेक्ट मतलब यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो सोडियम है तो सोडियम मैच करेगा वो फोर्थ से, तो यानी ए का 4 हो जाएगा। सोडियम कैन बी इजिली कट विद नाइफ क्योंकि सोडियम बहुत सॉफ्ट मेटल होता है जिसको हम आसानी चाकू से काट सकते हैं। इसके बाद मरकरी, जो मरकरी है वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मरकरी जो है लिक्विड बन जाता है रूम टेम्परेचर पर। इसके बाद थर्ड वाला है सिल्वर, तो सिल्वर क्या है एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सी का हो जाएगा 1। और डी लेड, तो लेड जो है पुअर कंडक्टर है हीट का, ठीक है, लेड जो है हीट का पुअर कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीजन ऑफ द कंट्री कन्फर्ड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371J ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। तो कंट्री का कौन सा एरिया, तो कंट्री के किस रीजन को स्पेशल स्टेटस दिया गया है आर्टिकल 371J के अंडर में, या 371J के अंतर्गत कंट्री के किस रीजन को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो इसका आंसर है हैदराबाद एंड कर्नाटक। तो 371J के आर्टिकल के द्वारा कर्नाटक और हैदराबाद के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया जिससे कि उनको फंड्स देकर डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो कौन सा आर्टिकल जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को डिस्क्राइब करता है, तो इसका आंसर है डी नन ऑफ द एबव, क्योंकि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये क्या है एक स्टेचुटरी बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो जो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन था उसको फरवरी 1964 में गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पर जो कमिटी बनी थी उसके द्वारा रिकमेंड जब किया गया था कि एक सीवीसी बनाया जाए, तो ये बनाया गया था 1964 में। और उस समय इसको हेड किया था किसने, सांथानम ने। और 2003 में पार्लियामेंट ने इसको क्या किया, स्टेचुटरी स्टेटस भी दे दिया। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको जो कि पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये अपेक्स विजिलेंस कह सकते हैं, सर्वोच्च विजिलेंस इंस्टीट्यूट है, और ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं है सीवीसी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट सिंथेटिक। इनमें से कौन सी जो सब्सटेंस है वो सिंथेटिक नहीं है। इसका आंसर है फिब्रोइन, ठीक है। तो फिब्रोइन जो है एक सिंथेटिक नहीं है। तो यहाँ पर फिब्रोइक जो है वो सिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं है, और एक प्रोटीन है जिसमें कि सिल्क फाइबर भी पाया जाता है, और ये एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है जिसको कई इंसेक्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि लार्वी इंसेक्ट है और बॉम्बिक्स मोरी इंसेक्ट है, तरह तरह की। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 में दे रखा है, ठीक है। द स्टेट्स पार्ट 6 में दे रखा है, ये भी ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 12 में दे रखा है, ये गलत है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 5 में दे रखा है, पार्ट 5 में दे रखा है ये, तो ये गलत है। तो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स पार्ट ये 14 में दे रखा है, यानी पार्ट 14 में दे रखा है, तो ये भी ठीक है। पार्ट 14 में दे रखा है ये सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। तो यहाँ पर गलत कौन सा है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कौन से पार्ट में दे रखा है, पार्ट
5th में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट सेकंड और फर्स्ट यहाँ दे रखे हैं, इनको मैच करना है, फिर यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें चुनना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर तो ब्लू विट्रियोल, तो ब्लू विट्रियोल किससे मैच होगा, ये होगा ब्लू विट्रियोल जो आपका मैच होगा फंगीसाइड। तो ब्लू विट्रियोल क्या है, एक तरह से ये ब्लू विट्रियोल क्या है, ये एक केमिकल है जिसको हम फंगीसाइड के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद योजिन, योजिन क्या है, ये एक तरह की डाई है जिसको रेडिंग रेडिंग को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर योजिन किससे मैच हो जाएगा, रेडिंग यानी थर्ड वाली से, बी थर्ड से मैच हो जाएगा। इसके बाद सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग किया जाता है वो आर्टिफिशियल रेन में किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका जिंक फॉस्फाइड, तो ये क्या है, जिंक फॉस्फाइड, ये आपका हो जाएगा रोडेंटिसाइड, ये क्या है, एक रोडेंटिसाइड सॉरी, ये क्या है, एक रोडेंटिसाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द report released by Niti Aayog in December 2019 on Sustainable Development Goals India Index 2019-20, the Uttar Pradesh is grouped under which of the following categories? तो नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2019 पर थी। तो हमें इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश को कौन सी कैटेगरी में रखा गया था। तो इसका आंसर है परफॉर्मर, उत्तर प्रदेश को कौन सी कैटेगरी में रखा गया था, परफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? तो इंडियन पार्लियामेंट की इनमें सबसे बड़ी जो कमेटी है वो कौन सी है, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे विशाल जो कमेटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है यहाँ पर दे रखा है पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एस्टिमेट्स कमेटी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग्स, एंड लास्ट जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है कमेटी ऑन पेटिशंस। तो इसका आंसर है एस्टिमेट्स कमेटी। ऑलराइट, तो एस्टिमेट्स जो कमेटी है वो पार्लियामेंट की, इंडियन पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी है। और इस कमेटी को जो, ये कमेटी जो है पार्लियामेंट के कुछ सिलेक्टेड मेंबर से बनी होती है जो कि सारे के सारे लोकसभा के होते हैं, ठीक है। तो इस कमेटी के सारे मेंबर किसके होते हैं, लोकसभा के। और इस कमेटी को जो बनाया जाता है वो एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है उस पर उसको चेक करने के लिए, ठीक है, उस पर की पे चेक मतलब उस पर एक निगरानी रखने के लिए इस कमेटी को बनाया जाता है। इस कमेटी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, और ये पहले ही बता दिया मैंने, 30 इसके जो 30 मेंबर्स होते हैं, 30 के 30 जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। और इस कमेटी का जो मेंबर होता है वो मिनिस्टर नहीं होता, मतलब मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर बनने के एलिजिबल नहीं होता है कोई, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप? तो इनमें से कौन से आर्टिकल जो है वो सिटीजनशिप से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप से क्या है, संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ यूपी आर कवर्ड अंडर हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना? तो इनमें से कौन सी सिटी को हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना से के अंतर्गत कवर किया गया है, ठीक है। इस जो योजना है हृदय उसके अंतर्गत कवर किया है इनमें से कौन सी सिटी को, उत्तर प्रदेश की। ऑलराइट, तो इसका आंसर है वाराणसी और मथुरा। तो वाराणसी और मथुरा को हृदय के अंतर्गत कवर किया गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर दे रखा है कि हृदय स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 21 जनवरी 2015 फॉर अर्बन प्लानिंग। तो इसको हृदय के लिए कब लॉन्च किया गया था, 21 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था जो हृदय स्कीम थी। और इसका जो फुल फॉर्म है क्या, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू sentences. One is labeled as assertion and the second is as reason R.
तो यहाँ पर एक्सेप्शन ये दे रखा है कि द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बॉडीज द एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो यहाँ पर जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जो नेचर है वो क्या है, उसमें कंटिन्यूटी और चेंज शामिल है। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जो नेचर है वो क्या क्या किस किस चीज को शामिल करता है, कंटिन्यूटी और चेंज के लिए। ठीक है, या एक्सप्लेन करता है। और रीजन क्या दे रखा है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज मॉडर्न स्टाइल, ट्रेडिशनल स्टाइल। तो यहाँ पर दे रखा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है कि इसमें मॉडर्न स्टाइल भी है, ट्रेडिशनल स्टाइल भी है और सेंट स्टाइल भी है। तो यहाँ पर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, क्योंकि जो इंडियन पॉलिटिकल स्टाइल है उसमें मॉडर्न भी है, ट्रेडिशनल भी है और सेंट स्टाइल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें चेंज भी हो सकता है और कंटिन्यूटी भी रह सकती है। तो दोनों ए और आर ठीक है, और आर जो ए का सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शुड बी द टोटल फर्टिलिटी रेट, what should be the total fertility rate of a population in order to reach at the replacement level of fertility। तो फर्टिलिटी के रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंचने के लिए क्या फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए पॉपुलेशन की। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच फर्टिलिटी की रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंचने के लिए जो फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए वो है आंसर 2.1। अगर 2.1 फर्टिलिटी रेट है तो इससे हम फर्टिलिटी की रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट दे रखा है कि इंडिया जो है फर्टिलिटी रेट में उसके गिरावट आई है। इंडिया की फर्टिलिटी रेट में जो टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है, अगर हम देखें पास्ट 70 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 1950 में जो फर्टिलिटी रेट थी इंडिया की 5.6 पर बर्थ थी, लेकिन 2017 में अगर हम देखें तो 2.4 रह गई। इसका मतलब क्या है कि फर्टिलिटी रेट में काफी गिरावट आई है इंडिया की। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स। तो इसका आंसर है 12। अब यहाँ पर देखिए जो 91st अमेंडमेंट है वो क्या करता है कि मिनिस्टर्स की संख्या को कम करता है। एक मतलब मिनिस्टर्स की संख्या को कंट्रोल में रखता है, जैसे कि ज्यादा मिनिस्टर ना बना सके किसी भी स्टेट में। अब यहाँ पे दे रखा है कि 91st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी स्टेट के जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उन लेजिस्लेटिव मेंबर्स की 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स ना बनाए जा सके। अगर मान लीजिए 100 मेंबर हैं किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसमें 15 से ज्यादा जो है मिनिस्टर्स ना बनाए जा सके। ठीक है, तो 91st अमेंडमेंट क्या करता है, मिनिस्टर्स की संख्या को रिस्ट्रिक्ट करता है, नियंत्रण में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स have been used to estimate poverty in India। तो यहाँ पर इंडिया में पॉवर्टी को एस्टिमेट या पॉवर्टी को मापने के लिए, पॉवर्टी की अनुमान लगाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है, कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, यानी हेड काउंट रेशियो यूज किया जाता है, कैलोरी इनटेक यूज किया जाता है और हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर यूज किया जाता है। ऑलराइट, तो तीनों को इसको यूज किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनंसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब एनंसिएट किया या कब प्रतिपादित किया या कब इसको एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो इसका आंसर है केशव नंद भारती केस इन 1973। तो केशव नंद भारती केस में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के किसी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह का कोई चेंज ना होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत योजना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा जो कथन है या स्टेटमेंट है वो ठीक है। पहला दे रखा दिस योजना प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ
₹5 लाख पर पर्सन। तो इस योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है प्रति व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए का। तो ये जो पहला ही पॉइंट है गलत है, क्योंकि इस स्कीम के तहत जो इंश्योरेंस दिया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, वो पर फैमिली दिया जाता है, ना कि पर पर्सन दिया जाता है। पहला तो गलत है। दूसरा क्या है, द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन दिस स्कीम इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन 60-40 रेशो। ये ठीक है। तो जो भी जैसा मान लो खर्चा किया जाएगा इस स्कीम में, जो खर्चा होगा वो सेंटर स्टेट में डिवाइड होगा, और यहाँ पर जो सेंटर है वो 60% इसका वहन करेगी, मतलब उसको उठाएगी, और 40% इसको स्टेट खर्च करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो ये ठीक है। जो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड है वो आर्टिकल 39A से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी ठीक है, ये आर्टिकल 40 से रिलेटेड है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी ठीक है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आर्टिकल 44 से संबंधित है। और इसके बाद आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो सेपरेशन किया गया है वो आर्टिकल 48 में ना होकर वो आर्टिकल 361 में है। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 361 में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट है वो अपने किसी एक्ट के लिए, किसी कोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल नहीं होंगे, ठीक है, अकाउंटेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज, तो इसका क्या आंसर है। तो देखो, सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब है कि हमारा टूरिज्म जो है सस्टेन रहना चाहिए, टूरिज्म तो बना ही रहना चाहिए, इसके साथ साथ जो हमारा एनवायरमेंट है, जो इकोलॉजी है, उसको किसी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। तो इससे जो सही आंसर मैच होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी जो दे रखा है, टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरमेंट व्हाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस। जिससे क्या कि हम टूरिज्म को मैनेज करें और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी मेंटेन रहना चाहिए, उसमें वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो टूरिज्म भी हमारा डेवलप रहे और जो हमारा एनवायरमेंट है या कह सकते हैं इकोलॉजी है वो भी बनी की बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उनको हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कोई व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है तो उसको जो प्रेसिडेंट है वो अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट कर सकता है। ऑलराइट, पहला पॉइंट दे रखा है। दूसरा पॉइंट दे रखा है द अटॉर्नी जनरल शैल रिसीव सच रिमोनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन। तो अटॉर्नी जनरल की जो कह सकते हैं तनख्वाह वगैरह होती है, रिमोनरेशन का मतलब जो वेतन वगैरह है वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। तो दूसरा पॉइंट गलत दे रखा है, क्योंकि इसकी जो रिमोनरेशन है, जो वेतन वगैरह है, वो कौन डिटरमाइन करता है, वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट गलत है। पहला बिल्कुल ठीक है कि जो अटॉर्नी जनरल है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है उसको अटॉर्नी जनरल के रूप में प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है कि जो लीगल मैटर्स होते हैं प्रेसिडेंट उसे असाइन करेगा, कुछ लीगल मैटर्स, जिससे कि वो गवर्नमेंट की सहायता कर सके। ऑलराइट, तो कुछ लीगल मैटर्स प्रेसिडेंट के द्वारा उसे दिए जाते हैं और उन लीगल मैटर्स पर वो अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट की सहायता कर सकता है। और अटॉर्नी जनरल इंडियन टेरिटरी में किसी भी कोर्ट में एक ऑडियंस के रूप में प्रेजेंट हो सकता है। वहां पर जब सुनवाई वगैरह चल रही तो वहां पर वो बैठ सकता है, उस सुनवाई को जो उस समय चल रही होती है उस पर नजर रख सकता है। ठीक है, सुन सकता है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द हौसला 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो अगर हम हौसला 2018 की बात करें तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो हौसला 2018 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हौसला के लिए विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था, ये ठीक है।
इसके बाद दिल्ली में इसको क्या ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि इट वाज नेशनल फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। ये भी जो पॉइंट है वो ठीक है कि ये क्या था ये एक नेशनल फेस्टिवल था जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के बच्चों के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन दे रखा है और रीजन दे रखा है और हमें बताना है कि असर्शन रीजन दोनों ठीक है और क्या जो रीजन है वो रीजन जो आर है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन है। ऑलराइट, तो असर्शन में दे रखा है इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वाजी फेडरल। तो इंडियन जो फेडरलिज्म है वो क्वाजी फेडरल है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी ठीक है कि इंडिया की जो जुडिशरी है वो क्या इंडिपेंडेंट है। अब इंडिया जो क्वाजी फेडरल है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्वाजी फेडरल है, वो इस वजह से कि इंडियन जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, नहीं ये गलत है। ऑलराइट, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो क्वाजी फेडरल है बिकॉज यहाँ पर इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट भी है और यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब कि सारी पावर सेंट्रल की होगी और स्टेट उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकेगा। और फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि स्टेट के पास भी हो और सेंटर के पास भी हो। ऑलराइट, तो जो इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है उसमें फेडरल नेचर भी देखने को मिलेगा आपको और यूनिटरी गवर्नमेंट का भी नेचर देखने को मिलेगा। और क्योंकि कुछ पावर केवल और केवल सेंटर के पास होती है जो कि स्टेट को नहीं दी जाती है, कुछ पावर जो स्टेट के पास होती है जिनमें सेंटर को इंटरफेरेंस ना कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एम्स टू अचीव द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द ईयर। तो कब तक इंडिया ने ये प्लान किया है कि वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेगी? तो इसका आंसर है 2024 यानी 2024 तक इंडिया ने प्लान किया है कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी उसकी जो इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बन जाएगी, $5 ट्रिलियन। ऑलराइट, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व डेडलॉक ऊपर। तो ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की होती है तो कौन से इशू के लिए, ठीक है, कौन सा कह सकते हैं एक तरह से कोई मतभेद हो जाता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, कोई डेडलॉक बन जाता है जब ये सॉल्व नहीं हो रहा होता है। तो ये कब होता है? तो ऑर्डिनरी बिल में जब दोनों के बीच मतभेद हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों सहमत नहीं होते हैं किस पॉइंट पे, तो ज्वाइंट सिटिंग होती है और ज्वाइंट सिटिंग में इस ऑर्डिनरी बिल को हल कर लिया जाता है। मतलब कि जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो मेजॉरिटी वोट जिस तरफ होंगे कि मतलब अगर वो फेवर में होंगे लोकसभा की तो लोकसभा वाला जो बिल पास हो जाएगा, राज्यसभा वाले जो पॉइंट होगा उसके फेवर होंगे तो मेजॉरिटी जिधर जाएगी वैसा ही बिल पास कर दिया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिप्लेस्ड इट विद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन द ईयर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने क्या किया था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, लेकिन बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने जो कॉन्सेप्ट था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इसकी जगह क्या कर दिया, इसकी जगह वो ले आई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये कब इसको रिप्लेस किया गया था, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लाया गया। तो ये कौन सी ईयर में किया गया था? तो इसका आंसर है 2010 यानी 2010 में जो पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने यूज किया था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, तो उसकी जगह अब इसने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेव लीगल बेसिस टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो हमें बताना है कि ये कुछ एक्ट दे रखे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन के समय इनमें से कौन कौन से एक्ट को यूज करके लीगल बेसिस पर अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को यूज किया, ठीक है, उसको एक्सरसाइज किया। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड ऑप्शन जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा गवर्नमेंट को पावर मिल गई। और दूसरा है आपका
एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो इन दोनों एक्ट को यूज करके गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पावर्स गेन कर सकती है, अपनी नए तरह के रूल, नया तरह का कह सकते हैं, मतलब जो उसके पास पावर है हैंडल करने के लिए सिचुएशन को, वो यूज कर सकती है इन दो एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो are two statements. One is labeled as assertion or the second statement is given as reason. तो यहाँ पर एक assertion है, एक reason, हमें ये चेक करना है कि assertion ठीक है, reason ठीक है, ये दोनों ठीक है, और क्या जो आ रहा है कि सही explanation है, हमें ये देखना है। तो assertion ए में दे रखा है कि गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर पीरियड ऑफ 2020 और 30। तो गवर्नमेंट ने जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को शुरू किया है, इसका पीरियड 2020 से 2030 तक है। तो ये पहला वाला जो असर्शन है वो रॉन्ग है। दूसरा रीजन देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इज टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल। कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वली रूप में प्राप्त हो। ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो पॉइंट दे रखा है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट सेकंड दे रखी है। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स दे रखे हैं और लिस्ट जो 2 है उसमें इनके बारे में कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए या कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, और ठीक है, और हमें इसको मैच करना है, मैच करके उस सही आंसर को चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 61, तो जो आर्टिकल 61 है वो किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 61 में क्या दे रखा है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दे रखा है आर्टिकल 61 में। दूसरा आर्टिकल 67B। तो आर्टिकल 67B में क्या दे रखा है? इसमें रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दे रखा है। फिर है आर्टिकल 94। तो आर्टिकल 94 में रिमूवल ऑफ स्पीकर दे रखा है। और आर्टिकल 90, तो आर्टिकल 90 में रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट जारी की जाती है, तो उसके संबंध में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन कौन से इसमें सही है, और ठीक है कौन कौन से इसमें सही है वो हमें चूज करना है। तो यहाँ पर पहला दे रखा पॉइंट, इन केस ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, इंडियाज रैंक इज 63। तो ये ठीक है, इंडिया की जो रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो कितनी है? 63 2020 की अगर हम बात करें। दूसरा पॉइंट दे रखा है, इंडियाज रैंकिंग फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द ईयर 2019 वाज 77। ये भी सही दे रखा है। तो 2019 में इंडिया की जो रैंक थी वो कितनी थी? 77। ठीक है, तो इसमें दोनों सही है, ए और बी दोनों सही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ठीक है, इंडिया की इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले इसने इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया था। ठीक है, तो क्या डेट थी? 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन यूनियन बजट 2020-21 हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू। ऑलराइट, तो यहाँ पर दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की लिमिट को यूनियन बजट में कितने परसेंट बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर है 15% बढ़ा दिया गया है। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होते हैं तो इनके द्वारा हम सिक्योरिटीज और जो दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि कंट्री के दूसरी कंट्री के इन्वेस्टर्स के द्वारा रखे जाते हैं। ठीक है, उसके पास जो होते हैं, और इसके द्वारा हम कंपनी की एसेट की ओनरशिप में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस
द बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के किस प्लेस में बायोटेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड है? ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस की यहाँ बात कर रहे हैं, किस जगह पर बायोटेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड है। तो ये इसका आंसर है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट फर्स्ट दे रखी है, सेकंड दे रखी है, और लिस्ट फर्स्ट में स्कीम्स दे रखी है, लिस्ट सेकंड में लॉन्चिंग यस दे रखे हैं, और हमको मैच करना है कि कौन सी स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च की गई। तो जो पीएम जन आरोग्य अभियान, पीएम जन आरोग्य अभियान, ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? 2018 या 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। दूसरा है पीएम वया बंधन योजना, इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको 2017 यानी 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर है पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद है स्वच्छ भारत योजना, तो इसको स्वच्छ भारत योजना को 2014 में लॉन्च किया गया। और यहाँ पे दे रखा है कि पीएम जन आरोग्य अभियान एम्स टू प्रोवाइड ए कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली। तो जो स्कीम है पीएम जन आरोग्य अभियान, तो इसके अंतर्गत क्या है कि पर फैमिली के लिए 5 लाख रुपए, ठीक है, इंडिया में जो फैमिली है पर फैमिली के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसके लिए? उसकी हेल्थ के लिए। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस विच मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इन एन अटैच्ड ऑफिस अंडर। तो ये क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस जो कि इंडिया की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को मॉनिटर करता है, तो ये कौन से, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग के अंदर ये द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस आता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ। तो ये जनवरी 1 2015 को इसको फॉर्म किया गया था नीति आयोग के लिए, और पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन। और नीति, यहाँ पर इस नीति की अगर हम फुल फॉर्म को देखें तो द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये जो नीति आयोग है प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो कि नेचुरली एटमॉस्फेयर में पाई जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो कि नेचुरली एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। यहाँ कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में फैक्ट्स दे रखा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो नाइट्रिक एसिड से प्राप्त किए जाते हैं। और इससे क्या होता है नाइट्रोजन कंपाउंड से? इससे केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, एक्सप्लोजिव्स मतलब विस्फोटक बनाए जाते हैं, और दूसरी जो यूजफुल चीजें हैं उनको बनाया जाता है। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये स्मोक के लिए उत्तरदायी होती है। टिपिकल ब्राउन क्लाउड के लिए भी मतलब जो ब्राउन क्लाउड बन जाता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। और जिससे कि जो सिटीज होती हैं उनके मतलब वहां पर एयर की क्वालिटी जो है पुअर हो जाती है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एसिड रेन में भी उत्तरदायी होती है, एसिड रेन भी ये करती है। और फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन, मतलब ओजोन के जो ग्राउंड लेवल ओजोन होती है उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नेशनल पेंशन स्कीम जो कि रिटेल ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्संस के लिए बनाई गई है, तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट गलत है। तो पहला पॉइंट दे रखा है दोज हु आर इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 years आर एलिजिबल। ठीक है। दूसरा पॉइंट दे रखा है देयर एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ रुपीज। तो उनकी जो एनुअल टर्नओवर है वो
1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम्स मेंबर आर ऑल्सो एलिजिबल, तो यहाँ पर इस स्कीम में जो नेशनल पेंशन स्कीम्स के मेंबर हैं, नेशनल पेंशन स्कीम्स के मेंबर हैं, वो एलिजिबल नहीं है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्रोग्राम NIDHI विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, द प्रोग्राम ऑफ NIDHI वाज स्टार्टेड फॉर स्टूडेंट्स टू बिगिन स्टार्टअप्स, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है, इट एम्स टू फाइनेंशियली सपोर्ट द स्टूडेंट्स फॉर स्टार्टअप इन ईच ईयर, तो दूसरा पॉइंट भी दे रखा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें जो दे रखे हैं सही है। पहला जो दे रखा है कि जो NIDHI है वो स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया जाए जिससे कि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके, और दूसरा कि ये स्टार्ट किया गया है स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जिससे कि वो हर साल अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर क्या थे, ठीक थे, सही है। NIDHI है वो स्टूडेंट्स के स्टार्ट किया गया था जिससे कि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके और फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए जिससे कि हर साल वो स्टार्टअप को स्टार्ट कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग कैटेगरीज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सच कैटेगरी। तो इन्वायरमेंट को जो कुछ कैटेगरीज दे रखी है इनमें जो क्लासिफाई किया जा सकता है, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें इन्वायरमेंट को क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है, वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट को क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, यानी इन्वायरमेंट है उसको फिजिकल इन्वायरमेंट में क्लासिफाई किया जा सकता है, कल्चरल इन्वायरमेंट में और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्लासिफाई किया जा सकता है। ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट को क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है। यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जो ऑपरेशनल इन्वायरमेंट है तो वो कॉपरेशन की इम्प्लीमेंटेशन को अफेक्ट करता है, यानी अगर कॉपरेशन सक्सेसफुल बनाना है तो हमें उसके लिए इन्वायरमेंट को कंसीडर ऑपरेशनल इन्वायरमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, हमें बताना है कि असर्शन ठीक है या रीजन ठीक है या दोनों ठीक है, और जो रीजन है वो असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पर देखिए असर्शन दे रखा है कि द यूनियन बजट 2020-21 हैज फोकस्ड ऑन रूरल डेवलपमेंट विद एम ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम। तो जो यूनियन बजट है 2020 और 21 का, तो उसका जो उसने जो फोकस किया है वो रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया है, और जिसका एम क्या है कि फार्मर की जो आय है इनकम उसको डबल कर दिया जाए। रीजन यहाँ पे दे रखा है कि 16 एक्शन प्लान्स, 16 एक्शन पॉइंट्स नॉट प्लान्स, 16 एक्शन पॉइंट्स announced in the budget is centered around agriculture, irrigation and rural development। तो जो रीजन दे रखा है कि जो 16 एक्शन पॉइंट्स हैं जो अनाउंस किए गए हैं, 16 एक्शन पॉइंट्स बजट में जो 16 एक्शन पॉइंट अनाउंस किए गए हैं, तो वो जो सेंटर्ड हैं या फिर जो केंद्रित हैं वो एग्रीकल्चर पर केंद्रित हैं, इरिगेशन पर केंद्रित हैं और रूरल डेवलपमेंट पर केंद्रित हैं। तो हमें देखना है कि दोनों सही है क्या, तो दोनों ही ठीक है, और जो आर है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो एक्शन प्लान है वो एग्रीकल्चर पर सेंटर्ड है या फिर इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट, और जब इन चीजों पर वो सेंटर्ड है इसका मतलब उसका एम क्या होना चाहिए, उसका एम यही है कि वो रूरल डेवलपमेंट कर सके जिससे कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने यूज किया था सबसे पहले, तो इसको सबसे पहले यूज बेनेट ने किया था। तो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले बेनेट ने यूज किया था। नेक्स्ट
और यहाँ पर देखो जो दे रखा है कि इकोलॉजिकल ट्रांजिशन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजिकल जो ट्रांजिशन है उसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, ह्यूमंस और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच जो रिलेशन है उसको हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेवल एंड टूरिज्म कोऑपरेटिव इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा द ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इनमें से कौन से जो फैक्टर हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट हैं या ग्लोबल वार्मिंग उनकी ग्लोबल वार्मिंग पर उनसे प्रभाव डाला जाता है। तो पहला है कि द राइज इन सी लेवल, बिल्कुल ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से सी लेवल में राइज हो जाएगा यानी सी लेवल बढ़ जाएगा। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर के मेल्टिंग से भी अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही इसका मतलब क्या, ग्लेशियर्स भी मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे और स्प्रेड ऑफ डिजीज भी बढ़ेंगी अगर जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जो डिजीज है वो भी बढ़ेंगी। और ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ, तो कोरल रीफ की ब्लीचिंग भी हो जाएगी। तो इसमें कौन सा आंसर, ऑप्शन डी है यानी सभी ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी के सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इन इवेंट्स को कंसीडर करना है फिर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। ऑलराइट, तो पहला है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवाड, दूसरा सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, थर्ड है किसान क्रेडिट कार्ड प्लान और फोर्थ वाला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो सबसे पहले इसमें आएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक यानी चौथा पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवाड, उसके बाद आएगा आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम और लास्ट में आपका आएगा किसान क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे देखिए नवाड जो इस्टेब्लिशमेंट नवाड जो इस्टेब्लिश की गई थी या इसकी स्थापना हुई थी 1982 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरमन कमेटी। तो शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी नवाड की और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और किसान क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च हुआ था वो 1998 में, और किसान क्रेडिट कार्ड जो प्रिपेयर किया गया था वो नवाड ने प्रिपेयर किया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट हुआ था 1992-93 और रीजनल रूरल बैंक जो उनको स्टैब्लिश किया गया था रीजनल रूरल बैंक को 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन्हें लगाना है। तो पॉइंट दे रखे हैं रियो अर्थ समिट, दूसरा दे रखा है पब्लिकेशन ऑफ ब्रूथलैंड कमीशन रिपोर्ट, तीसरा दे रखा है इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और चौथा दे रखा है पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। तो सबसे पहले आएगा इसमें पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट और इसके बाद नेक्स्ट आएगा पब्लिकेशन ऑफ ब्रूथलैंड कमीशन रिपोर्ट, इसके बाद आएगा इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसके बाद आएगा लास्ट में रियो अर्थ समिट। तो यहाँ पर दे रखा है कि जो रियो अर्थ समिट थी जो कि ब्राजील में हुई थी ये 1992 में हुई थी। इसके बाद ब्रूथलैंड कमीशन रिपोर्ट इसको पब्लिश किया गया था 1987 में और इसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का इन्फोर्समेंट हुआ था 1987 में और जो पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट तो ये हुई थी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन is with reference to the Skill India campaign in which of the following statements are correct। तो यहाँ पर हमें स्किल इंडिया कैंपेन के संदर्भ में कुछ पॉइंट दे रखे हैं और उनमें हमें देखना है कि कौन सा ठीक है, करेक्ट है। पहला पॉइंट दे रखा है कि पीएम had launched the स्किल इंडिया कैंपेन इन जुलाई 2015 की पीएम ने जुलाई 2015 में स्किल इंडिया कैंपेन को शुरू किया। दूसरा पॉइंट दे रखा है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन वाज टू ट्रेन इंडियाज यूथ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो दूसरा पॉइंट दे रखा है कि
स्किल इंडिया कैंपेन का जो एम है या ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया के यूथ्स को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ट्रेन करना है। तो दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही नहीं स्किल करना है बल्कि और भी क्षेत्रों में उन्हें स्किल बनाना है। ऑलराइट, तो दूसरा वाला गलत है, पहला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल चंबल सेंचुरी डज नॉट फॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर की नेशनल चंबल सेंचुरी नहीं है, ठीक है, या वहां पर नहीं है ये नेशनल चंबल सेंचुरी। तो नेशनल चंबल जो सेंचुरी हरियाणा में नहीं है, बाकी ये एमपी में भी है, यूपी में भी है और राजस्थान। तो ये कहाँ तक फैली हुई है, यूपी में भी फैली हुई है नेशनल चंबल सेंचुरी, और एमपी में भी फैली हुई है और राजस्थान में भी। और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रही है कुछ कि नेशनल चंबल घड़ियाल जो सेंचुरी है वो किसके लिए फेमस है, गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स के लिए फेमस है, घड़ियाल्स के लिए फेमस है, क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है, फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए फेमस है। और इसको नेशनल सेंचुरी जो डिक्लेयर किया गया था 1979 में। So guys, with this video I have covered all 150 questions asked in the UP PCS prelims. See you soon in the next video. Bye bye.